आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट के बारे में जिनका नाम है अलेक्जेंडर पोप। अगर आप KVS, NVS, TGT, PGT या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अलेक्जेंडर पोप आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उनकी वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगी, आप वो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर लिटरेरी कॉर्नर। और इन सारी वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज़ हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन अलेक्जेंडर पोप। तो चलिए शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर पोप जो है उनका जन्म 1688 से 88 में हुआ था, 21 मई को लंदन में। ये नियो क्लासिकल एज जिसे ऑगस्टन एज भी कहा जाता है उसके सबसे पहले और सबसे प्रमुख पोएट माने जाते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड द सुप्रीम मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, जिन्हें हीरोइक कपलेट का सुप्रीम मास्टर कहा जाता है और बहुत ही बड़ा सटायरिस्ट भी माना जाता है। सटायर और जो हीरोइक कपलेट है इनके वर्क में सारे ही वर्क में झलकता है। ये इस एज में रीज़न, ऑर्डर, बैलेंस और क्लासिकल डिसिप्लिन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। चलिए इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। पोप एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। उस समय इंग्लैंड में कैथोलिक्स पर एक रेस्ट्रिक्शन थी जिसे टेस्ट एक्ट बोला जाता है। उस रेस्ट्रिक्शन में इनका जन्म हुआ। और ये किस एज से बिलोंग करते हैं बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि जो पोप थे उनकी एज को प्रॉपर ऑगस्टन एज कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ऑगस्टन एज एक मेन नाम नहीं है। आपने अगर इंग्लिश लिटरेचर के सारे पीरियड पढ़े होंगे, सारी एजेस को पढ़ा होगा, तो आपने एक एज पढ़ी होगी नियो क्लासिकल एज। नियो क्लासिकल एज जिसका पीरियड रहा है 1660 से 1798 तक का, ये पीरियड रहा है न्यू क्लासिकल एज। और न्यू क्लासिकल एज की कुछ सब एजेस हैं। न्यू क्लासिकल की कुछ सब एजेस हैं, इसमें 3 एजेस आती हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ restoration age, second is Augustan, और थर्ड आती है आपकी एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये 3 एजेस जो हैं इसमें लाई करती हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश लिटरेचर में, तो जो एज ऑफ रेस्टोरेशन है वो ड्राइडन एज बोली जाती है। एज ऑफ ऑगस्टन को हम बोलते हैं पोप एज, और सेंसिबिलिटी में मल्टीपल राइटर्स आते हैं। तो भी हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर पोप की, जो कि बिलोंग करते हैं किस एज से, ऑगस्टन एज से। इस एज का नाम ऑगस्टन एज क्यों पड़ा, क्योंकि इस एज में ही जो है रीज़न से रिलेटेड बातें हुई हैं, और जो सेंट ऑगस्टिन थे उनके नाम पर इस एज का नाम ऑगस्टन एज पड़ा है। दिस पीरियड वॉज प्रोफाइनली इंस्पायर्ड बाय द राइटर्स लाइक, इसमें कौन कौन से राइटर्स मेन थे, होरेस, वर्जिल और बहुत सारे जो एपिक लिख चुके हैं जो पुराने राइटर्स हैं उन पे ये बेस थी, इसीलिए इसका नाम ऑगस्टन एज रखा गया। इट ग्रेटली एडमायर द क्लासिकल आइडियल्स ऑफ एंशियंट रोम, फाल्सली यूजिंग वॉलिंग आर्टिस्टिक परफेक्शन, डिसिप्लिन एंड एब्सोल्यूट हार्मोनी को इसमें यूज़ किया गया है, इसलिए इस एज का नाम क्या रखा गया है, ऑगस्टन एज रखा गया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ऑगस्टन एज है इसकी विशेषता क्या है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, बाकी एज से अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो इसकी स्पेशलिटी है रीज़न, डिसिप्लिन। यानी जो बाकी की एजेस आप देखेंगे, जैसे कि पुरानी एज में भी अगर आप जाएंगे, एलिजाबेथन एज है, जैकोबियन एज है, या आगे की जो एज है रोमांटिक एज है, उसमें आपको इमेजिनेशन मिलेंगी, इमोशंस मिलेंगे। लेकिन इस एज में इमेजिनेशन और इमोशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है लॉजिक को, उसको बैलेंस करने को। ओके, तो ये एज जो है दिस इज़ द एज ऑफ रीज़न एंड सटायर। लिटरेचर ऑफ दिस एरा इज़ हैविली फोकस्ड ऑन रीज़न और इमेजिनेशन एंड सोशल कमेंट्री ओवर पर्सनल इमोशन। एज आई मेंशन हियर यू कैन सी दिस, हम जो इमेजिनेशन है, जो सोशल कमेंट्री है, उसके ऊपर जो है किसको इम्पोर्टेंस दी गई है, रीज़न को और सटायर को। इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे राइटर्स रहे हैं जिन्होंने बस कुछ भी लिखना शुरू कर दिया है, तो उन कुछ भी लिखने वाले राइटर्स पे बहुत सारे सटायर्स लिखे गए हैं। और रीज़न मतलब हर चीज़ में एक लॉजिक को वैल्यू दी गई है।
क्योंकि पुराने वर्क में आप देख रहे हैं जो मोरालिटी प्लेज हैं और जितने भी ड्रामाज हैं जो शेक्सपियर के थ्रू लिखे गए हैं या बाकी राइटर्स के थ्रू लिखे गए हैं, उनमें इमोशंस हैं और सुपर नेचुरल पावर्स और जैसी जो इलॉजिकल थिंग्स हैं उनको यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें जो है रीजंस को वैल्यू दी गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अलेक्जेंडर पोप के अर्ली लाइफ के बारे में और उनके स्ट्रगल्स के बारे में। अलेक्जेंडर पोप का जो जन्म है, जैसे मैंने बताया, एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था, क्योंकि वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे और उस समय इंग्लैंड में कैथोलिक्स पर रेस्ट्रिक्शन थी, इसलिए उन्होंने प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाई। लेकिन उन्होंने सेल्फ स्टडी के थ्रू जो है अपने आप को एजुकेट किया। बचपन से ही वो एक सीरियस स्पाइनल डिजीज़ में से सफ़र कर रहे थे, जिससे उनकी फिजिकल ग्रोथ रुक गई। इस डिजीज़ का नाम याद रखिएगा, पॉट्स नाम है इसका, पॉट्स। ठीक है, ये डिजीज़ है जिससे वो सफ़र कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई थी। उनकी हाइट सिर्फ जो थी लगभग 4.5 फीट थी और उनकी हेल्थ लाइफ भर वीक रही है। फिर भी उन्होंने अपनी फिजिकल वीकनेस को कभी अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के बीच में नहीं आने दिया। मैं आपको बता दूं कि ये पॉट्स जो बीमारी होती है, तो जनरली आपने देखा होगा लोगों में जो बैक होती है उनकी, उस पर इस तरीके का जो है शेप बन जाता है, जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि कुबड़ निकल आया है, तो वो उस टाइप का जो है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस का ही एक पार्ट होता है जो हड्डियों की ग्रोथ को रोक देता है, वो प्रॉब्लम थी उन्हें। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अलेक्जेंडर पोप ने इस प्रॉब्लम से वो रुके नहीं। ही transformed himself from his personal suffering into literary excellence through determination। ये उनकी क्वालिटी थी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में। अगर हम इनकी लिटरेरी बैकग्राउंड की बात करें तो ऑगस्टन एज पर रोमन राइटर्स जैसे कि हॉरेस और वर्जिल का इन्फ्लुएंस बहुत था, इसलिए इस पीरियड के राइटर क्लासिकल रूल्स फॉलो करते थे। पोइट्री में क्लैरिटी, बैलेंस और मोरल लेसन्स देने बहुत ज़रूरी थे। माना जाता है कि अलेक्जेंडर पोप ने भी इन सब प्रिंसिपल को परफेक्टली फॉलो किया था, और इसीलिए क्योंकि आई थिंक यही एक ऐसे इम्पॉर्टेंट राइटर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा जितने भी लॉज हैं उनको फॉलो किया था, इसलिए इस एज का नाम भी अलेक्जेंडर पोप्स एज बोला जाता है इसको। ऑगस्टन एज अगर हम बोल रहे हैं, विच इज़ इक्वल्स टू पोप्स एज। इनका जो ये वर्क है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, बहुत ही मेजर वर्क है ये। तो इनका ये पहला इम्पॉर्टेंट ऐसे है। अच्छा, इस ऐसे की बहुत जो स्पेशल चीज़ है, स्पेशलिटी है, वो क्या है? जनरली आपने देखा होगा जब भी हम ऐसे की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? ऑब्वियसली ऐसे जो है वो प्रोज में लिखे जाते हैं। वो एक पैराग्राफ वाइज डेटा होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे जो है वो प्रोज ऐसे नहीं है। अलेक्जेंडर पोप ने इस ऐसे को एक पोइट्री की फॉर्म में लिखा है। ये एक पोइट्री फॉर्म में है। 1711 में ये पोएम जो है इस्टेब्लिश पोप रेपुटेशन, इसने पोप की जो रेपुटेशन है उसको इस्टेब्लिश किया। और ये कंप्लीट ऐसे जो है हीरोइक कपलेट में लिखा गया, जो कि शो करता है नॉन न्यो क्लासिकल बिलीफ इन बैलेंस। वार्निंग है ये अगेंस्ट सुपरफिशियल लर्निंग एंड प्राइड के ऊपर। इस ऐसे में एक बहुत ही फेमस लाइन भी है, जिस टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, जिसका मतलब है गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन माफ़ करना एक डिवाइन क्वालिटी है। इस एज में पोप ने एक अच्छा क्रिटिक कैसा होना चाहिए उसको बताया है, इसलिए जो है ये एक बहुत ही फेमस वर्क रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इनका जो सेकंड फेमस वर्क है, आई थिंक दिस इज वर्ल्ड फेमस एंड वेरी, आई थिंक इट इज़ हिज बेस्ट वर्क, द रेप ऑफ द लॉग। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लाइन टू लाइन आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा इस पूरे वर्क का, द रेप ऑफ लॉग, और इसके सारे कैंटोज आपको मिल जाएंगे। तो ये मास्टर पीस ऑफ सोशल सटायर है। एक्चुअली पूछा जाए आपसे ये कैसा वर्क है, तो इट्स एन मॉक एपिक। ठीक है, मॉक एपिक। अलेक्जेंडर पोप ने भी जो है पुराने राइटर जैसे कि वर्जिल है, होरेस है, उनको पढ़ने के बाद एक एपिक लिखने की कोशिश की थी, बट दिस इज़ अ मॉक एपिक क्योंकि ये कंप्लीट सटायर है। ठीक है, ये उनकी सबसे फेमस और इंटरेस्टिंग पोएम है, द रेप ऑफ द लॉग। ये एक मॉक एपिक पोएम है। इसका मतलब होता है कि छोटी सी बात को एपिक स्टाइल में डिस्क्राइब करना। इस पोएम में सिर्फ एक लड़की के बाल का लॉग काटने के इंसिडेंट को एपिक वॉर की तरह प्रेजेंट किया गया है।
इसके थ्रू पोप ने हाई सोसाइटी की वैनिटी और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल पर सटायर किया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारे डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको ईयर याद रखना है। ये जो वर्क है इनका 1712 में पब्लिश हुआ था, विच इज़ कंसिडर्ड द फाइनेस्ट मॉक एपिक पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर, जिसको फाइनेस्ट मॉक एपिक बोला जाता है। एंड अगेन मैंने बताया क्योंकि अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो मास्टर हैं हीरोइक कपलेट के, तो ये वर्क भी इनका जो है हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप बोलेंगे कि हीरोइक कपलेट के अगर मास्टर ये हैं, मास्टर इन्हें बोला जा रहा है, तो या इसका मतलब ये हुआ कि हीरोइक कपलेट इन्होंने ही जो है डेवलप की है, हीरोइक कपलेट को यही इंग्लिश लिटरेचर में लेकर आए। तो ऐसा नहीं है। हीरोइक कपलेट को लाने वाले जो राइटर हैं वो हैं जेफरी चॉसर। जेफरी चॉसर ने अब फर्स्ट टाइम जो है अब हीरोइक कपलेट का यूज़ किया था अपने वर्क में। ये जो इनका वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रिवियल इंसिडेंट where a nobleman cut a fashionable lady's lock of hair. Pope brilliantly treats his event with the great grandeur of an epic. इस वर्क में इन्होंने क्या दिखाया है, एक ट्राइबल, एक तुच्छ से जो तुच्छ सी चीज़ है, एक ट्राइबल इंसिडेंट दिखाया है इन्होंने कि एक नोबल मैन क्या करता है, एक फैशनेबल लेडी के जो लॉक होते हैं, हेयर्स के लॉक जिसे हम लोग छल्ले बोलते हैं, ऐसे करके लट्टे जैसी होती हैं, उसको कट कर लेता है, जो कि एक छोटी सी तुच्छ सी चीज़ है। लेकिन पोप ने ब्रिलियंटली ट्रीट किया इस पूरे इवेंट को एक एपिक के रूप में दिखाने के लिए, और इसमें इन्होंने सुपर नेचुरल बींग्स को यूज़ किया है, इसमें एंजल्स का यूज़ हुआ है, और विच इज़ डिस्क्राइब एज टू सटायर, जिनका यूज़ उसने निम्स वगैरह का यूज़ इसमें किया है, जो एक सटायर के रूप में यूज़ की गई है। और इसमें दिखाया है वैनिटी एंड आर्टिफिशियल मैनर ऑफ 18th सेंचुरी। एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है अपने वर्क से। अगर आप इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही प्यारा वर्क है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी एक और इम्पॉर्टेंट सटायरिकल पोएम है द डंसियार्ड। इसमें उन्होंने डल और मेडिकोर राइटर्स पर अटैक किया है और दिखाया है कि कैसे लिटरेचर में क्वालिटी गिर रही है। ये उनकी स्ट्रॉन्ग सटायरिकल पर्सनालिटी को शो करता है। इसमें अगर इसकी लाइंस के थ्रू अगर हम जाएंगे, अग्रेसिव सटायर है ये, ट्रम्प ऑफ डलनेस में दिखाया है, शार्प क्रिटिसिज्म किया है उन्होंने, और उन्होंने एक्सीलेंस को डिफेंड किया है। क्योंकि उनका एक कोई वर्क था जिसमें उन्होंने शेक्सपियर के वर्क को डिस्क्राइब किया है या उसको क्रिटिसाइज़ किया है, तो उस पर एक और राइटर ने कुछ वर्क लिखा था, उसके अगेंस्ट भी एक सटायर था। तो याद रखिएगा ये वर्क जो है पब्लिश हुआ है 1728 में। इट प्रेजेंट द पावरफुल सटायर अगेंस्ट डल राइटर्स। ये जो डल राइटर्स थे ना, जो कुछ भी लिख रहे थे इस एज में विदाउट लॉजिक लिख रहे थे, विच वॉज वेरी डेंजरस टू डिक्लाइन ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेरी स्टैंडर्ड। तो उन पे ही सटायर है, उन पे ये बहुत बड़ा सटायर है, पावरफुल सटायर है। उसके अलावा दिस वॉज द ट्रम्प ऑफ डलनेस। ये पोएम जो है विविडली पोर्ट्रेट करती है द फिक्शनल वर्ल्ड वेयर डलनेस अल्टीमेटली ट्रम्प्स, जो दिखाती है कि डलनेस जो है वो कितना आगे बढ़ रही है। डलनेस का मतलब यहाँ पे है डार्कनेस ओवर ट्रू इंटेलिजेंस, कि ट्रू इंटेलिजेंस को दबा दिया जा रहा है। जो डार्कनेस है वो जो आर्ट, जो हाई कल्चर है, उसको कैसे ओवरकम कर रही है। इसके अलावा इन्होंने शार्प क्रिटिसिज्म भी दिया है। इन्होंने बहुत सारी आयरनी यूज़ की है, थोड़े पर्सनल अटैक किए हैं। पोप जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं वाइड स्प्रेड करप्शन को, इग्नोरेंस को, मेडियोक्रिटी को इन लिटरेरी वर्ल्ड में। उसके अलावा ये डिफेंड भी कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग बिटर टोन। ये बहुत ज़्यादा बिटर टोन इसमें यूज़ कर रहे हैं। इट रिवील्स पोप डीप जीनियस कंसर्न फॉर मेंटेनिंग एब्सोल्यूट इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक एक्सेलेंस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जेन्यून कंसर्न दिखा रहे हैं इसमें, अपने जो इंटेलेक्चुअल है एक्सेलेंस, आर्टिस्टिक एक्सेलेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एब्सोल्यूट करने के लिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके अगले काम को, अगले वर्क को। इसके बाद आती है उनकी फिलोसफिकल पोएम एसे ऑन मैन। एसे ऑन मैन इनकी फिलोसफिकल पोएम मानी जाती है। इसमें पोप ने डिस्कस किया है कि इंसान का यूनिवर्स में क्या प्लेस है। उन्होंने ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन किया है, जिसमें हर चीज़ का एक फिक्स पोजीशन होता है। उनका फेमस लाइन है, उनके इसमें फेमस एक लाइन है, दैट इज़ वॉट एवर इज़ द राइट, यानी जो भी हो रहा है वो डिवाइन ऑर्डर का पार्ट है। ठीक है। अगेन ये जो है वो पब्लिश हुई थी 1733 से 34 के बीच में।
एक फिलोसफिकल पोएम है, एक्सप्लोर कर रही ह्यूमैनिटीज़ प्लेस को इन द यूनिवर्स, कि ह्यूमन का क्या प्लेस है यूनिवर्स में, और डिस्कस कर रही है द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, एम्फेसाइजिंग दैट ह्यूमन मस्ट एक्सेप्ट देयर नेचुरल लिमिटेशंस, जो कि बता रही है कि हर सारे जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी लिमिटेशंस हैं और उनको अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसकी फेमस लाइन आप जैसे मैंने बताया, व्हाट इज़ राइट, वट एवर इज़ राइट, जो कि एक्सप्रेस कर रही है प्रोफाउंड बिलीव इन डिवाइन ऑर्डर एंड कॉस्मिक हार्मनी। मतलब जो भी जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ना कि जो भी हो रहा है वो गॉड की मर्जी से हो रहा है, तो सब सेम काइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ होमर। अलेक्जेंडर पोप की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनका ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियाड। अगर आपने होमर्स इलियाड नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, उसमें उन्होंने ट्रोजन वॉर को डिस्क्राइब किया है, उसके अलावा उन्होंने ओडिसी भी लिखी है। तो पोप ने क्या किया है, उन्होंने होमर के जो इलियड, होमर एक बहुत ही पुराने राइटर हैं, एपिक लिखा है उन्होंने इलियड, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है। इस ट्रांसलेशन ने उन्हें इंटरनेशनल फेम दिया है और फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी दी है। वो इंग्लैंड के पहले प्रोफेशनल पोएट माने जाते हैं जिन्होंने सिर्फ राइटिंग से अपना करियर बनाया है, मतलब जीते जी से बोला जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द राइटर दे गेट फेम आफ्टर देयर डेथ। मतलब उनकी जो ज़्यादातर राइटर्स हैं वो उनके मरने के बाद उन्हें फेम मिलती है, जिसमें जॉन कीट्स भी आते हैं, शैली भी आते हैं और बहुत सारे राइटर्स आते हैं। शैली और जॉन कीट्स तो खैर बाद के राइटर हैं, उससे पहले के राइटर्स भी जो हैं उनकी फेम उनको जीते जी नहीं मिली। तो ये जो राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप, तो इनको इनके वर्क से, जैसे ये जो वर्क है ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियड, इससे इन्हें बहुत फेमस मिली है, फाइनेंशियली भी मिली है और फेम भी मिली है। ठीक है, तो इनका क्लासिकल एपिक क्या है, ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस एन एंशियंट ग्रीक एपिक पोइट्री, स्पेसिफिकली द इलियड टू इंग्लिश रीडर। यानी कि जो इलियड थी वो लैटिन भाषा में लिखी है, तो उसे उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इन अ हाईली पॉलिश्ड एंड एक्सेसिबल पोइटिक फॉर्म। यानी कि इन्होंने इसे क्या किया है, इस तरह उसको ट्रांसलेट किया है पोइट्री की फॉर्म में, विच इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल, जिसे समझना बहुत आसान हो गया है। उसके अलावा इंडिपेंडेंस क्या हुआ है इसके बाद, ट्रांसलेशन ब्रॉट इमेंस फाइनेंशियल सक्सेस। यानी कि इनका जो था ये होमर्स इलियड ट्रांसलेट होने के बाद, यानी कि पब्लिश होने के बाद, इन्हें इस चीज़ पे पैसे भी मिले हैं, अलाउंग पोप टू बिकम वन ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर इन इंग्लिश हिस्ट्री। और मैं बता दूं आपको कि इसके बाद जो है इन्होंने अपना एक विला भी खरीदा था। लिटरेरी फेम क्या मिली है इन्हें, कि एडमायर्ड फॉर द इट्स पोएट्रिक एलिगेंस, दिस मोन्यूमेंटल वर्क फर्मली एस्टैब्लिश अलेक्जेंडर पोप एज अ हाईली रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल लिटरेरी फिगर। इस पूरे वर्क ने इन्हें एक इंटरनेशनल लिटरेरी फिगर के रूप में फेमस किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इनके ट्रांसलेशन ऑफ होमर से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाइल्स एंड कैरेक्टर। अगर हम उनके स्टाइल की बात करें तो पोप हीरोइक कपलेट के मास्टर थे, जैसे मैंने अभी तो आपको प्रीवियसली बताया भी है पिछले स्लाइड्स में। हीरोइक कपलेट में 2 राइमिंग लाइन्स होती हैं, उनकी लैंग्वेज 2 राइमिंग लाइन्स होती हैं जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। उनकी लैंग्वेज पॉलिश्ड, बैलेंस और इंटेलेक्चुअल होती थी। उनकी पोइट्री में सटायर स्ट्रॉन्ग है लेकिन कंट्रोल्ड और रिफाइंड मैनर में है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो सटायर करना तो आसान होता है पर किसी को कुछ भी नहीं हम बता सकते, इतना इस तरह डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में पोप माहिर थे, इसीलिए उन्हें मास्टर कहा गया है। हीरोइक कपलेट परफेक्टली यूज़ करते थे। भाई देखिए, हम जनरली जो वर्क लिख रहे हैं, जितने भी राइटर्स आप देखेंगे वो ज़्यादातर वर्क अपना ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे या फ्री वर्ड्स में लिखते थे, पर उसको ऐसे राइम करना कपलेट में हर बारी वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो पोप उसमें माहिर थे। ये स्ट्रिक्ट आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो करते थे। टेक्निकल ब्रिलियंस इनमें क्या थी कि हिज वर्सेस आर फेमसली कॉम्पैक्ट, एपिग्रामेटिक एंड कंटेन स्ट्राइकिंग एंटीथेसिस। ये एंटीथेसिस एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि और ये अपने वर्क में जो है कॉम्पैक्ट एपिग्रामेटिक स्टाइल जो है यूज़ करते थे। इंटेलेक्चुअल सटायर से क्या मतलब है कि एम डायरेक्टली एट ह्यूमन प्राइड, सोशल हिपोक्रेसी एंड वाइड स्प्रेड मॉरल वीकनेस। यानी कि पर्पसली ये टारगेट करते थे जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी प्राइड को, सोसाइटी में चल रही जितनी भी हिपोक्रेटिकल थिंग्स हैं और जितने भी वाइड स्प्रेड मॉरल वीकनेस, यानी कि जहाँ पे मॉरलिटी डाउन हो रही है उसको ये क्या करते थे, डायरेक्ट सटायर करते थे, बट इन हिज ओन स्टाइल। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ देखते हैं इनकी थीम एंड फिलॉसफी। उनके थीम में ह्यूमन प्राइड, मोरालिटी, रीज़न और सोशल करप्शन जैसे टॉपिक मिलते हैं। उन्होंने हमेशा रीज़न को इमोशन से ऊपर रखा और ऑर्डर और हार्मनी को प्रमोट किया। अलेक्जेंडर पोप जो थे वो ह्यूमन रीजंस जो हैं उसमें बिलीव करते थे। द लॉजिकल रीज़न मस्ट स्ट्रिक्टली गिवन ह्यूमन बिहेवियर टू एवरीवन ओवरकम प्राइड। ये कहते थे कि जो लॉजिकल रीजंस हैं उनको ज़्यादा माना जाना चाहिए। जो ह्यूमन की जो प्राइड, एक्चुअली ये जो जिस एज से बिलोंग करते थे उसमें ज़्यादा हिपोक्रेसी थी। उसके अलावा डिवाइन ऑर्डर viewed the entire universe as a beautifully harmonious system governed by the divine wisdom। और डिवाइन ऑर्डर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। ये कहते थे कि जो जितना भी ब्यूटीफुल यूनिवर्स है दैट वाज हारमोनियस सिस्टम है जो कि गवर्न किया जा रहा है डिवाइन विजडम। सोशल मॉडरेशन क्या है? सोशल मॉडरेशन क्या है? विच इज़ एक्सपोज सोसाइटल फॉलीज while strongly promoting essential moral balance and restraint। जो सोशल मॉडरेशन है उसको ये जो है स्ट्रांगली क्या कहते थे, नकारते थे। और ये कहते थे कि जो ये सोशल मॉडरेशन है इसको मॉरली बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते क्या है, कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी। As the reading poet of Augustan age, Alexander Pope profoundly shaped the standard of poetic form of critical judgment in the 18th century. He stands immortalization as a timeless symbol of wit, intellect and artistic discipline in English literature। तो अलेक्जेंडर पोप जो थे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। उनकी जो पोइटिक स्टाइल है, जो भी उनका क्रिटिकल जजमेंट है 18th सेंचुरी में, उसकी वजह से जो है ये एज स्टैब्लिश हो पाई है। और इस ये जो इनका जो स्टैंड है, मॉरलाइज जो टाइमलेस सिंबल्स है, ऑफ विट है, इंटेलेक्ट है, आर्टिस्टिक डिसिप्लिन है, वो इंग्लिश लिटरेचर के एक पोलर आप कह सकते हैं स्तंभ जिसे बोलते हैं, खम्बे की तरह जिसे बोलते हैं, काम करता है। ठीक है, टू कंक्लूड, अलेक्जेंडर पोप अगस्टन एज के सबसे रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। उन्होंने सटायर, हीरोइक कपलेट और क्लासिकल डिसिप्लिन को इंग्लिश पोएट्री में लिखा। और क्लासिकल डिसिप्लिन को इंग्लिश पोएट्री में लिखने के बाद इन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि इसे परफेक्शन तक पहुंचाया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम किसी और इम्पॉर्टेंट राइटर पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।